हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे फसलों का वर्गीकरण जो कि कृषि विज्ञान यानी एग्रीकल्चर का है, 12th का है। एग्रीकल्चर का फर्स्ट चैप्टर है, इकाई 1 का फर्स्ट चैप्टर है। 2024 के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। वैसे तो सभी इम्पोर्टेंट है, तो चलिए पढ़ते हैं। पहला है फसलों का वर्गीकरण। चैप्टर का नाम फसल की परिभाषा देखते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा हो दोस्तों तो कमेंट करके बताएं। कोई भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड। मैं एग्रीकल्चर की तैयारी इस पर करा रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं। पौधों के ऐसे समूह जिसको मनुष्य किसी रूप में अपने उपयोग के लिए उगाता है और जो मनुष्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, उसे क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। उसे हम लोग फसल। दूसरे शब्दों में, आर्थिक महत्व वाले पौधों का ऐसा समूह जो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में उगाया जाता है, उसे फसल कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं। हाँ, बहुत ही आसान है समझने में। पौधों का मतलब, पौधों जो है किसान रोपता है तो उससे क्या होता है कि उसे फसल कहते हैं। मनुष्य पौधे क्यों रोपते हैं? क्योंकि उसे लाभ होता है, आपको पता होगा, और उसी से हम लोग खाते हैं। अगर किसान मेहनत ना करे, सब्जी फसल ना उगाए, तो हम कैसे खा सकते हैं? तो आप समझ सकते हैं पौधों से क्या क्या प्राप्त होता है। आगे पढ़ते हैं। फसलें मनुष्य को भोजन, कपड़ा, ईंधन, औषधि, लकड़ी, मसाला इत्यादि प्रदान करती है। फसलों के द्वारा पशुओं तथा पक्षियों के लिए चारा दाना भी प्राप्त होता है। फसलों के द्वारा बहुत से उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है। उदाहरण चीनी उद्योग, कागज उद्योग, कपड़ा उद्योग, चाय उद्योग इत्यादि। आप तो इतना जानते ही होंगे कि आप पौधों से क्या क्या प्राप्त होता है, ये आपको पता होगा। तो औषधि, ईंधन, कपड़ा, भोजन, लकड़ी, मसाला इत्यादि। दोस्तों बिना डरे पढ़ना है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। पौधों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेना तथा ऑक्सीजन एवं ऊर्जा मनुष्य को प्रदान करना है। पौधा जो है क्या करता है? उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, हम लोग, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। जैसे ही पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन जो है वो प्रदान करते हैं। विश्व के सभी प्राणियों का जीवन प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में हरे पौधों पर निर्भर करता है। यदि धरती से समस्त वनस्पतियां नष्ट हो जाए तो कुछ समय बाद धीरे धीरे सभी समाप्त हो जाएंगे। ये बात सही है। अगर पौधे नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम कैसे रहेंगे? या पौधों से ही सब अन्न जल सब मिलता है, जितना भी है खाना पीना सब पौधों से मिलता है। सच्चाई है। फसलों का वर्गीकरण उनके जीवन चक्र, उपजने की ऋतु, उपयोग इत्यादि के आधार पर किया जा सकता है। फसलों का वर्गीकरण, यहाँ पे फसलों का वर्गीकरण चैप्टर है ही, इसका नाम ही है, इसलिए इसमें वर्गीकरण पढ़ेंगे। फसलों का वर्गीकरण किन किन आधार पर होता है? बहुत सारे निम्न आधार पर होते हैं। तो आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं। आप इसका जो PDF है मैं टेलीग्राम में दे दूँगा, वहाँ से नोट्स बना लीजिएगा। तो हम आगे पढ़ाते हैं। ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। तो ऋतु के आधार पर देखिए, फसलों के वितरण पर जलवायु का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। फसलों का अंकुरण, वृद्धि एवं पकने के लिए निश्चित तापमान, वातावरण की आर्द्रता, वायु वेग, वर्षा की प्रचंडता एवं समय आदि पर निर्भर करता है। ऋतुओं के आधार पर फसलों को हमारे देश में 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। ऋतुओं के आधार पर तो सीधे हम समझते हैं, ऋतुओं के आधार पर जो फसलें हैं कितने हैं? तो 3 हैं। कौन कौन है? खरीफ है, रबी है और गर्मा है। खरीफ के बारे में पढ़ते हैं। पूछता है खरीफ ऋतु में कौन कौन से फसल उगते हैं? खरीफ ऋतु में पौधे को कब कब, फसलों को कब लगाया जाता है और कब काटा जाता है? तो खरीफ ऋतु में वातावरण में ऊंचा तापमान व आर्द्रता पाई जाती है। बरानी अर्थात जिन भूमियों में सिंचाई के साधन नहीं होते हैं, वहाँ पर वर्षा आरंभ होने पर फसलों की
बुआई जून जुलाई में करते हैं। सिंचित क्षेत्रों में जुताई पाटा करके वर्षा के कुछ समय पूर्व ही फसल बोई जाती है। यानी खरीफ जो है उच्च तापमान होना चाहिए, आर्द्रता पाई जाती है, उच्च तापमान रहता है, टेम्परेचर हाई रहता है, आर्द्रता रहता है, नमी रहती है। यानी आर्द्रता मतलब कि नमी मतलब वातावरण में जलवाष्प हो जाते हैं, जैसे कि पानियों से उष्मा का अवशोषण होता है और वातावरण में फैल जाते हैं, तो वातावरण जो है आर्द्रता हो जाता है, वाष्प उत्सर्जन समझ सकते हैं। तो आगे देखते हैं। तो उसके बाद बरानी अर्थात जिन भूमियों में सिंचाई के साधन नहीं होते हैं, बरानी मतलब जिन भूमियों में सिंचाई के साधन नहीं होते हैं, वहाँ पर वर्षा आरंभ होने पर फसलों की बुआई जून जुलाई में करते हैं। सिंचित क्षेत्रों में जुताई पाटा करके वर्षा के कुछ समय पूर्व ही फसल बोई जाती है। जहाँ पे क्षेत्र जो है सिंचित हो यानी बारिश हो, वहाँ पे जुताई पाटा करके वर्षा के कुछ समय पहले ही क्या किया जाता है, बुआई कर दी जाती है। ऐसे बारिश होने वाला है, लगता है बारिश होने वाला है, तो हम लोग बुआई कर देते हैं। उसके बाद अब फसलों की जो बुआई होती है कहाँ होती है, मेन है जून जुलाई में होती है। कब होती है? जून जुलाई में होती है। उसके बाद है कि जुताई पाट करके वर्षा के कुछ समय पहले ही फसल बोई जाती है। धान जैसे कि हो गया, इसमें पूछेगा कि कौन कौन से होते हैं फसल, तो धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, उड़द, जूट, कपास, लोबिया इत्यादि इसी वर्ग के मुख्य फसलें हैं। सब गर्मी में यानी खरीफ मौसम, खरीफ यानी कि गर्मी में को आप समझ सकते हैं। खरीफ जून जुलाई में इसे लगाया जाता है, अक्टूबर नवंबर में इसे काट लिया जाता है। जैसे कि धान आप देखे होंगे गर्मी में लगाया जाता है, मक्का भी गर्मी में लगाया जाता है, ज्वार भी गर्मी में लगाया जाता है। अब पढ़ेंगे ऋतुओं के आधार पर दूसरा रबी फसल। इस वर्ग की फसलें जो है ठंडा में होता है। इसे कब लगाया जाता है? अक्टूबर नवंबर में लगाया जाता है और इसे मार्च अप्रैल तक काट लिया जाता है, या नहीं मई जून तक काट लिया जाता है। इस वर्ग की फसलों को अंकुरण और प्रारंभिक वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु एवं और प्रकाश काल की आवश्यकता होती है। इनको पकने के लिए अधिक तापमान के साथ ही दीर्घ प्रकाश काल की आवश्यकता होती है। यानी कहने का मतलब है क्या है, इस फसलों का जो अंकुरण यानी बीज के अंकुरण के लिए क्या करना चाहिए, जलवायु जो है ठंडा होना चाहिए और प्रकाश जो है अल्प यानी कम होना चाहिए। इनको पकने के लिए अधिक तापमान के साथ ही दीर्घ प्रकाश काल की आवश्यकता होती है। इनको पकने के लिए क्या चाहिए, तो तापमान अधिक होना चाहिए। बिना तापमान अधिक हुए क्या पकेगा? नहीं। दीर्घ प्रकाश काल की आवश्यकता होती है। प्रकाश भी ज़्यादा होना चाहिए। इसको कब लगाया जाता है? अक्टूबर में मैंने बताया था लगाया जाता है, और मई जून में से काट लिया जाता है। जैसे उदाहरण गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों, लाही, आलू, जय बरसिम इत्यादि। आगे चलते हैं। अगला है गर्मा। इस वर्ग की फसलें अधिक तापमान एवं अधिक प्रकाश काल में वृद्धि करती हैं। इन फसलों में सूखा, गर्म हवा एवं लू सहने की क्षमता पाई जाती है। इन फसलों को फरवरी मार्च में लगाया जाता है, जैसे धान, मूंग, उड़द, खरबूजा, तरबूजा, सूरजमुखी, लोबिया इत्यादि। यानी कि फसलें जो है गर्मी में होती है। गर्मी वाले ठीक है, गर्मी वाले पौधे जो होते हैं उनमें पानी पाई जाती है। जैसे खरबूजा में पानी ज़्यादा, खरबूजा में पानी, मूंग, उड़द, खरबूजा, तरबूजा में भी वही, सूरजमुखी, लोबिया इत्यादि के उदाहरण है। आप तो इसको भी पढ़ के समझ सकते हैं। इसका जो PDF है मैं कहाँ दे दूँगा, फिर से कर रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल में दे दूँगा। अब आगे अब हो गया है ऋतु के आधार पर फसलों का वर्गीकरण हो गया। देख सकते हैं ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण, ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण 3 हो गया, 1, 2 और एक तीसरा गर्मा
हो गया। अब जीवन चक्र के आधार पर फसलों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। जीवन चक्र के आधार पर फसलों का वर्गीकरण, फसलों अपने पूर्ण वृद्धि एवं विकास में कितना समय लेंगी, इस आधार पर उन्हें 3 वर्गों में विभाजित किया गया। फसलें जो है कितना वर्ष में वृद्धि करेंगी, कितने वर्ष में उसका जीवन काल जो है रहेगा, कितने वर्ष तक रहेगा, उसी के बारे में पढ़ना है। 1 वर्षीय इस वर्ग की फसलें अपना जीवन चक्र 1 साल या इससे कम समय में पूरा कर लेती है। इस समय अवधि में उगने से लेकर पकने तक का समय सम्मिलित है, जैसे धान, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, उड़द, मूंग, चना, मसूर, सोयाबीन, सरसों, पालक इत्यादि। दोस्तों एक और बात बता दूं, अगर मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं लग रहा हो तो कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं इसे सुधार कर सकूं, क्योंकि मैं अब इसे पढ़ाने का ट्राई कर रहा हूँ। जो सही बात है मैंने बोल दिया। 1 वर्षीय इस वर्ग की फसलें अपना जीवन चक्र 1 साल या इससे कम समय, यानी जीवन चक्र के आधार पर फसलें जो होता है 3 प्रकार की होती है। 1 वर्षीय जो ऐसा फसल होता है जिसका जीवन जो होता है 1 वर्ष में ही पूरा हो जाता है। यानी 1 ही वर्ष में क्या होते हैं, 1 ही वर्ष में वनस्पतिक वृद्धि यानी पौधे के तना और फल फूल वृक्ष सब हो जाते हैं, और 1 साल में ही पौधे जो है तैयार होके इससे भोजन प्राप्त होते हैं। उसे 1 वर्षीय फसल कहते हैं। जैसे कि आप समय अवधि जो है उगने से लेकर पकने तक सम्मिलित है, जैसे धान, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, उड़द, मूंग, चना, मसूर, सोयाबीन, सरसों, पालक की सब 1 वर्ष में ही तैयार हो जाता है। द्विवर्षीय इस वर्ग की फसलें प्रथम वर्ष में अपना वनस्पतिक वृद्धि करती है, दूसरे वर्ष में पौधे के फूल एवं फल तथा बीज तैयार करते हैं। इस प्रकार ये अपना जीवन चक्र 2 साल में पूरा कर लेती है। जैसे चुकंदर, प्याज, जीवन चक्र 2 वर्षों में पूरा करता है। पहला वर्ष में क्या करता है, वनस्पतिक वृद्धि करता है, और दूसरे वर्ष में क्या होता है, पौधे में फूल एवं फल तथा बीज तैयार होते हैं। जैसे में हो जाएगा क्या, चुकंदर, प्याज, इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट इसका एग्जाम्पल है, पूछता है ऑब्जेक्टिव में। बहुवर्षीय इस वर्ग की फसलें अपना जीवन चक्र 2 साल या अधिक समय में पूरा करती है। ये अनेक वर्ष तक जीवित रहती है। साथ ही 1 वर्षीय द्विवर्षीय फसलों के समान फूल एवं फल तथा बीज तैयार होने के बाद भी इनका जीवन चक्र जारी रहता है, जैसे नेपियर घास, रिंका इत्यादि। इस वर्ग की फसलें जो है अपना जीवन चक्र जो 2 साल या उससे अधिक वर्ष में पूरा करती है, आप समझ सकते हैं। उसके बाद अनेक वर्षों तक क्या होता है, जीवित रहती है। इसका जीवन चक्र पूरा होने के बाद भी कुछ समय तक जीवित रहती है, यानी 3 वर्ष से ऊपर भी रहता है इसका जीवन चक्र। 1 वर्षीय 2 वर्षीय की तरह इसमें भी फल फूल सब तैयार होते हैं, और उसके बाद के जीवन चक्र जारी रहता है। आप देख सकते हैं, जैसे कि नेपियर घास है, इसका नेपियर जो होता है चाहे घास होता है, इसका जीवन चक्र बहुत दिन तक जाता है, आप देखते होंगे, या फिर बता दें होता है। अब ये हो गया जीवन चक्र के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। अब पढ़ेंगे आर्थिक महत्व के आधार पर वर्गीकरण। इस वर्गीकरण को शस्य वर्गीकरण भी कहा जाता है। आर्थिक महत्व के आधार पर वर्गीकरण को क्या कहा जाता है, शस्य वर्गीकरण भी कहा जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण वर्गीकरण है एवं इसमें फसलों को अनेक उपयोग के आधार पर निम्न प्रकार से विभाजित किया गया है। अनाज की फसलें या धान्य फसलें, इस वर्ग की फसलें के दाना अनाज के रूप में खाने के उपयोग में आते हैं। अनाज फसलों को धान्य फसल भी कहा जाता है। इसका जो क्या होता है, दाना यानी बीज जो है, इसका प्रयोग कौन करता है, हम लोग करते हैं, अनाज के रूप में खाने में करते हैं। इनका वनस्पति अंग पशुओं को खिलाने के काम आता है। वनस्पति अंग का प्रयोग पशु करते हैं। इसके अंतर्गत धान, गेहूँ, जौ के अलावा मिलेट्स, मक्का, ज्वार, बाजरा एवं कुछ छोटी मिलेट्स जैसे सावा, कोदो, चीना, काकुन, मंडुआ एवं कुटकी इत्यादि फसलें आती है। तो
इसका वनस्पति का कौन प्रयोग करता है? पशु करते हैं, जो उनके लिए दुधारू पशु के लिए उपयोगी होता है। इस वर्ग की फसलों में क्या होती है? धान, गेहूँ, जौ के अलावा मिलेट्स भी आते हैं। बाजरे में कुछ छोटी मिलेट्स भी आता है, जैसे चावल को दो ना आप, ये सब है इत्यादि। दलहनी फसलें, इस फसलों के दाने एवं बीज को प्रोटीन का मुख्य स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है। इन्हें दाल के रूप में खाया जाता है। ये तो समझ में आ ही रहा है कि दलहनी फसल है तो दलहनी का बीज ही खाया जाएगा। डाइकोटिलेडन्स होते हैं, इसे हम दाल के रूप में प्रयोग करते हैं। उसके बाद इसके अंतर्गत अरहर, चना, मूंग, उड़द, मसूर, मटर, खेसारी इत्यादि इसके अंतर्गत अरहर, चना, मूंग, उड़द, मसूर, मटर, खेसारी इत्यादि फसलें आती हैं। इसके एग्जाम्पल हो गया, मसूर भी हो जाएगा, आप देख सकते हैं, और अरहर भी हो जाएगा, दिया हुआ है। दलहन फसलें, इस वर्ग में कुछ अदलहनी एवं दलहनी फसलें आती है, जिनके दाने एवं बीज तेल के प्रमुख स्रोत है। इस वर्ग में राई, तोरी, सरसों, तीसी, कुसुम, मूंगफली, तिल, अंडी, सोयाबीन, सूरजमुखी इत्यादि प्रमुख है। तिलहनी फसल है सब। जैसे वाली फसलें, ये सब आप खुद से पढ़ के आप समझ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। चारा की फसलें, सब किस आर्थिक महत्व के आधार पर वर्गीकरण है। अब आगे हम बढ़ते हैं, ये खुद पढ़ के आप समझ सकते हैं, PDF लेकर। ये सब भी उसी के पाठ है, ये सब आप पढ़ के अपने आप समझ सकते हैं। बहुत ही आसान है, कोई बड़ी सब्जेक्ट नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट भारी या हल्का नहीं होता है। आप अच्छे से पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। तो बाकी दिक्कत भी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे वनस्पतिक परिवार के आधार पर वर्गीकरण। फसलों का वर्गीकरण वनस्पतिक परिवार के आधार पर निम्नलिखित रूप से किया गया है। घास परिवार, ये भी खुद आप अपने से ही पढ़ सकते समझ सकते हैं। सब वनस्पतिक परिवार के आधार पर पढ़ के समझ सकते हैं। इसका भी PDF आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये भी उसी का प्रकार है, आप इसे भी समझ सकते हैं, भी उसी का प्रकार है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है? फसलों के विशेष उपयोग के आधार पर वर्गीकरण। ये है फसलों के विशेष उपयोग के आधार पर वर्गीकरण। तो फसलों के विशेष उपयोग के आधार पर उन्हें निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है। नकदी फसलें, इस वर्ग की फसलें को इसलिए उगाया जाता है ताकि किसान इसे बेचकर तुरंत धन कमा सके। किसान अन्य आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए तुरंत धन कमा सके, जैसे आलू, गन्ना, कपास, तंबाकू, मिर्च इत्यादि। यानी इस वर्ग की फसलें को इसलिए उगाया जाता है, नकदी फसल को, ताकि किसान जो है, कभी कभी किसान के पास पैसे नहीं होते हैं तो क्या कर सकते हैं, तो इसे बेचकर तुरंत धन कमा सकते हैं। इसलिए इसी उद्देश्य से इस फसल को लगाया जाता है। इसे क्या कहते हैं? नकदी फसल कहते हैं। जैसे मैं आपको कह सकता हूँ क्या, आलू को जैसे किसान जो है आलू को तुरंत बेचकर और पैसे कमा लेते हैं। गन्ना को भी तुरंत बेचकर पैसे कमाते हैं। कपास भी हो गया, तंबाकू, मिर्च इत्यादि। और जो नकदी फसल है, जब ले जाएंगे तब जाकर बेचकर पैसे कमा सकते हैं, जल्दी खराब नहीं होता है। दूसरा है अंतर्वर्ती फसलें। जब मुख्य फसल असफल सिद्ध होती है तब आकस्मिक रूप से ऐसी फसलें आगामी दूसरी मुख्य फसल को पकड़ने के लिए उगाई जाती हैं। बुआई के बीच किसी कारण खेत अधिक समय तक खाली रहता है तो उस बीच कम अवधि में तेजी से तैयार होने वाली फसलों को उगाया जाता है, जिसे अंतर्वर्ती फसल कहते हैं। कुल जैसे मूंग, उड़द, सावा, चना, तोरी इत्यादि। कुल मिला जुला कर आप समझ सकते हैं क्या, अंतर्वर्ती फसल जैसे कि अगर कोई किसान है, वो फसल लगाता है, फसल लगाया, उसका फसल नष्ट हो गया, तो अब क्या करेगा? उसको तो लॉस होगा। तो उस लॉस को कवर करने के लिए जो दूसरा फसल लगाता है, ऐसा फसल लगाता है जो अभी लगाए और फिर अगला जो फसल का समय आने वाला है उस समय भी पकड़ा जाए और अपना लॉस भी कवर हो जाए।
इसी के लिए अंतर्वर्ती फसल को लगाया जाता है और इसे ही अंतर्वर्ती फसल कहा जाता है। जैसे कि आप समझ सकते हैं, जैसे में हो जाता है मूंग, उड़द, सावा, चना, तोरी, ये कम समय में तैयार हो जाता है। तेजी से तैयार होने वाली फसलें होती है। सुरक्षा सीमा रोधी फसलें, कुछ फसलें सुरक्षा सीमा रोधी फसलें, यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ फसलें खेत के बॉर्डर सीमा के रूप में या जो दो की सुरक्षा के लिए मुख्य फसल के चारों ओर बॉर्डर के रूप में उगाई जाती है। रोधी फसलें हवा के गति को भी कम करती है, जैसे कुसुम। ऐसी फसलें प्राय कांटेदार होती है। चना के खेत के चारों ओर कुसुम उसी उद्देश्य से लगाई जाती है। सुरक्षा सीमा रोधी फसलें इसे क्यों लगाई जाती है? इसे इसलिए लगाई जाती है ताकि जो किसान का जो फसल है पशुओं, जानवरों, कीटों इत्यादि से जो है नुकसान ना हो, पौधे बचे रहें। इसे बॉर्डर के रूप में भी लगाया जाता है। ये हवा से प्रभावित नहीं होती, हवा को प्रभाव को कम करता है। जैसे में कुसुम हो गया, सनफ्लावर जिसे कहते हैं, या फिर सूरजमुखी कहते हैं, सॉरी सैफ्लोवर कहते हैं, कुसुम। ऐसी फसलें प्राय कांटेदार होती है। चने के खेत के चारों ओर कुसुम इसी उद्देश्य से लगाई जाती है। तो आप समझ सकते हैं चना के खेत के चारों ओर क्यों लगाया जाता है कुसुम, क्योंकि कांटेदार होती है और हवा को रोकती है। हवा जो प्रवेश नहीं करता है और कांटेदार है, चना अंदर है, हवा आएगी तो इसे रोकेगा नहीं। समझ सकते हैं। कीटाकर्षक फसलें, इस फसलों को क्यों उगाया जाता है पता है? ताकि कीट इस पर आकर्षित हो जाए और मुख्य फसल बच जाए। तो पढ़ते हैं, मुख्य फसल की कीटों से बचाने के लिए ऐसी फसलों को उसके चारों तरफ लगाकर मृदा जनित हानिकारक जीव जैसे परजीवी, खरपतवार या कीट पतंग को फंसाया जाता है। इसमें मुख्य फसल वाली कीड़े आक्रमण करते हुए, जैसे मुख्य फसल कपास के चारों तरफ भिंडी लगाकर कॉटन रेड बग का नियंत्रण, तंबाकू में ओरंबनकी का आलू परिवार यानी मिर्च के पौधों द्वारा, ये परिवार जो है इसके जस्ट पीछे आप पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा, के पौधों द्वारा नियंत्रण, लाल गेंदा फूल के पौधों द्वारा, टमाटर, फूल गोभी के डायमंड बैंक मोथ का नियंत्रण। मैंने क्या बोला था? इस फसलों को क्यों उगाया जाता है? इसलिए उगाया जाता है ताकि जो मुख्य फसल है यानी मेन फसल, जैसे महत्वपूर्ण फसल है, उसको कीटों से बचाने के लिए, कीटों को धोखा देने के लिए क्या किया जाता है? इस फसलों को लगाया जाता है ताकि जो मुख्य फसल है बच जाए। अब जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं भिंडी लगाकर किसके चारों तरफ, कपास के चारों तरफ भिंडी लगाकर कॉटन रेड बग एक प्रकार का कीट है का नियंत्रण किया जाता है। तंबाकू में ओरंबंकी, तंबाकू जो है इसे खाते हैं लोग, नहीं खाना चाहिए, तो बात की बात है। तंबाकू में ओरंबंकी का आलू परिवार यानी तंबाकू जो है उसमें आलू परिवार लगाया जाता है। आलू परिवार मिर्च को लगाया जाता है तंबाकू में, ओरंबंकी का मिर्च। किस पौधों का नियंत्रण किया जाता है? फिर है लाल गेंदा फूल के पौधों द्वारा, टमाटर, फूल गोभी में डायमंड बैक मोथ का नियंत्रण किया जाता है। लाल गेंदा फूल को बचाने के लिए डायमंड बैक मोथ से नियंत्रण के लिए टमाटर और फूल गोभी को लगाया जाता है। लगाया जाता है लाल गेंदा फूल को, टमाटर, फूल गोभी को बचाने के लिए।
किससे बचाने के लिए? डायमंड बैंक मोस्ट का नियंत्रण करने के लिए। आवरण फसलें, इस प्रकार की फसलें भूमि को अच्छी तरह से ढक देती है, जिससे पानी एवं हवा से होने वाले अफरा या क्षरण से बचाव हो जाता है। इसके बाद कल पढ़ेंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, चीटियाँ का तक रहने देते हैं। इसके बाद कल पढ़ेंगे, PDF जो है आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। बाकी कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कीजिएगा। कमेंट करके बताइए क्या गड़बड़ी है, क्या गलत हो सकता है, उसको सुधारा जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।